अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोग को? भारतीय संविधान। क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान का हम लोग भाग नंबर कितना पढ़ रहे हैं? भाग 12। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब? 264 से लेके 300 तक इसका अनुच्छेद आता है। कहीं कोई दिक्कत है? जिसमें कि हम लोग बहुत सारे अनुच्छेद का डिस्कशन कर लिए थे, है ना। 265 में तुम लोग को पढ़ाए थे कि इसमें टैक्स का चर्चा है। क्या है? टैक्स का चर्चा है ना। टैक्स कहने का सेंस है कि टैक्स में अगर कोई अमूलचूल परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई टैक्स को नए सिरे से लागू करते हैं तो हमको उसमें संविधान में क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करने का जरूरत है। कहने का मतलब है कि लोकसभा से भी पास करना होगा, राज्यसभा से भी पास करना होगा, और फाइनली सिग्नेचर कौन करेगा? राष्ट्रपति। तब जाके वो कानून एक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले सिंपल साइज का अगर एग्जांपल समझते हैं तो 2017 में, कब? 2017 में नए तरीके से एक टैक्स को लाया गया, नाम था जीएसटी। क्या नाम था? जीएसटी। सब तुम लोग सुना होगा। जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 में। तो इसके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया। वो संविधान का 101वां संशोधन था। क्या था? 101वां संशोधन। अगर ये संशोधन का नंबर है तो इसमें पूछेगा कि विधेयक नंबर कितना था, तो 122वां था। कितना था? 122वां। विधेयक नंबर कितना था? ये 122वां। संशोधन नंबर 101। और जीएसटी लागू कब हुआ? 2017 को। कहीं कोई दिक्कत है? नए सिरे से टैक्स था, इसीलिए लोकसभा में भी इसको पास कराना पड़ा, है ना, राज्यसभा में भी पास कराना पड़ा, और फाइनल प्रेसिडेंट से भी साइन करवाना पड़ा, तब जाके इसको लागू किया गया। ठीक है। अब जैसे इसको हम लोग जब जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो इसका सेशन था 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। इसको इस कैटेगरी में बांटा गया। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर वगैरह से कुछ भी सामान लेते हैं संबंधित, जैसे ट्रैक्टर हो गया, सीड्स हो गया, है ना, फर्टिलाइजर हो गया, तो वो सब पर 0% टैक्स का व्यवस्था किया गया था। कहीं कोई दिक्कत है? अब इस टैक्स सेशन में कहीं पे आमूलचूल परिवर्तन करना होगा तो क्या दोबारा हमको संविधान में संशोधन करना होगा? दोबारा संविधान में संशोधन करने का कोई जरूरत नहीं है। एकदम आएगी वित्त मंत्री जो अभी निर्मला सीतारमण है, वो आके बजट भाषण में बोल देगी कि इस पर जो 5% टैक्स लगता है इसको भी हम 0 करते हैं, तो 0 हो जाएगा। इसके लिए कभी भी संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब समझाए हुए थे ना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 266। 266 में तुम लोग को संचित निधि के बारे में बोले थे। क्या बोले थे? संचित निधि। संचित निधि का मतलब सरकारी खजाना है कि नहीं? संचित निधि का मतलब क्या होता है? सरकारी खजाना। मतलब हम लोग जितना टैक्स वगैरह सब कुछ पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या होता है? टैक्स वगैरह होता है ना। वो सब जाके कहाँ जमा होता है? संचित निधि में। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रीवियस क्लास में हम तुमको बता चुके हैं। सिंपल इसमें बारे में जानेंगे तो संचित निधि से ही वेतन हमारे राष्ट्रपति साहब को दिया जाता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति साहिबा है। कौन है? राष्ट्रपति साहिबा। तो राष्ट्रपति साहिबा को वेतन कहां से दिया जाएगा? संचित निधि से। संचित निधि से ही सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसको? सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन वगैरह दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्या है? हाई कोर्ट का जज। क्या है? हाई कोर्ट का जज। हाई कोर्ट का जज जो होता है ना, कभी मान लो ये इंडिया है, सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। मान लो यहाँ पे ये गुजरात वाला एरिया में कोई जज है, ठीक है। अब उसका ट्रांसफर यहाँ महाराष्ट्र में हो गया, है ना। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, मान लो गुजरात का चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कहाँ कर दिया? महाराष्ट्र। अब यहाँ पे ये सर्विस किया था 60 साल तक, अब 5 साल सर्विस यहाँ कर दिया, 65 साल में वो रिटायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जब वो रिटायर हो जाएगा तो जहाँ पे वो सैलरी, जहाँ पे वो काम पहले गुजरात में किया, तो सैलरी उसको कहाँ से मिलेगा? गुजरात सरकार से। दोबारा काम करने कहाँ पहुँच गया? महाराष्ट्र। अब सैलरी कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार से। लेकिन जब रिटायर कर जाएगा तो इसका पेंशन गुजरात देगा कि महाराष्ट्र? यहाँ पे पेंच फंस गया। तो पेंच फंसने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि हम तुम्हारे सर पर हाथ रखते हैं, इन द सेंस कि तुम्हारा जो पेंशन होगा वो सरकार, केंद्र सरकार के संचित निधि से दिया जाएगा। यानी हाई कोर्ट के जज का जो पेंशन होता है वो कहां से मिलता है? संचित, मतलब केंद्र सरकार के संचित निधि से। संचित निधि राज्य का भी अलग होता है, समझ में आ रहा है ना। तो जब हाई कोर्ट का पेंशन बोलेंगे जज का, कहां से मिलता है? तो केंद्र सरकार के संचित निधि से मिलता है, ठीक है। बाकी कंप्लीट जानकारी प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। 267 में हम लोग आकस्मिक निधि के बारे में बात किए थे कि नहीं किए थे? आकस्मिक निधि के बारे में बताए थे कि ये इमरजेंसी फंड होता है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह हो गया, कहीं ट्रेन हादसा हो गया, कहीं पे भूमि भूस्खलन हो गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, होता है ना, इस तरह का घटना होता है, तूफान आ गया,
बाढ़ आ गया, जिसको हम लोग प्राकृतिक आपदा के तौर पे काउंट करते हैं, अब वहां पे इमरजेंसी फंड का जरूरत है, तो फंड कहां से मिलेगा भाई? संचित निधि से पैसा निकालने के लिए तुमको बताए थे कि बजट बनता है। क्या बनता है? बजट बनता है, और उसको लोकसभा में पास कराना होता है, राज्यसभा में पास कराना होता है, फिर कहां से? राष्ट्रपति से साइन करवाना होता है। वो आर्टिकल नंबर 112 में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? आर्टिकल नंबर 112 में बोले थे कि पैसा निकालने के लिए बजट बनता है। आज जो बजट बन गया, क्या उतना पैसा निकलेगा? नहीं। मान लो एग्जांपल के तौर पे बजट बन गया 200 करोड़ का। क्या निकल गया? 200 करोड़ का। तो ये बजट पास हो गया कि 200 करोड़, ठीक है, क्या 200 करोड़ निकाल लेंगे? नहीं, उसके लिए बनेगा एस्टिमेट बजट। क्या बनेगा? एस्टिमेट, जिसको हम लोग हिंदी में 113 में पढ़े थे प्राक्कलन बजट। क्या बोले थे? प्राक्कलन, ठीक है, प्राक्कलन बजट इसको बोल रहे हैं। प्राक्कलन समिति अलग चीज होता है, ठीक है। अब ये जो प्राक्कलन होता है, प्राक्कलन का मतलब होता है एस्टिमेट। जैसे तुम घर में यहाँ पे रहते हो, हॉस्टल में, घर से पर महीना पैसा मांगता है, 2000-3000 का यहाँ पे रहना है ना, तो घर में मम्मी को फोन किया, मम्मी 2000 रुपया चाहिए इस मंथ के लिए। कितना चाहिए? 2000 चाहिए। मम्मी तो तुम्हारी भाई एकदम सीधी गौ, वो बोलेगी ठीक है 2000 है, पापा से बोल के दिलवा देंगे। तो वहां पे तुम्हारा हो गया बजट पास। क्या हो गया? 2000 का बजट पास। लेकिन जैसे पापा पास गया पैसा मांगने के लिए, तुम्हारी मम्मी जैसे बोली कि बेटवा पढ़ रहा है, उसको 2000 का जरूरत है, भेज दीजिए, तो तुम्हारे पापा मांगेंगे एस्टिमेट। क्या मांगेंगे? एस्टिमेट, कि तुमको 2000 जो हम भेजते हैं वो खर्चा कहाँ कहाँ करता है। तुम हमको एस्टिमेट बनाओ कि तुम्हारे आने वाले जो मंथ है, ठीक है, एक महीना में कितना पैसा खर्चा होगा और किस विभाग में होगा। तो तुम यहाँ से गैस पर 200 रुपया, रूम रेंट 500 रुपया, टोटो का भाड़ा, लाल पियर हरियर, समोसा, सब एक एस्टिमेट बना के भेजेगा। और जब तुम एस्टिमेट बनाएगा, मांगा था कितना? 2000, एस्टिमेट अगर 1800 का बना, तो तुम्हारे पास पापा क्या 2000 भेजेंगे कि 1800 भेजेंगे? तो जितना एस्टिमेट बनता है उतना ही पैसा निकलता है। और वो पैसा कैसे निकलता है? 114 में है विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग बजट, ठीक है। विनियोग बजट के थ्रू ही वो पैसा बाहर निकल जाता है। कहीं को दिक्कत है? देखो बजट का चर्चा 113, 112 में जो बजट है वो तुम्हारा बजट है, वो पैसा निकलता नहीं है, बजट पास हो जाना। जैसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखते हैं, अभी 2 दिन पहले निर्मला सीतारमण प्रस्तुत किया बजट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा बात करते हैं कि 500 करोड़ रुपया झारखंड के लिए अलॉट हो गया बजट में। क्या हो गया? 500 करोड़ रुपया झारखंड के लिए अलॉट हो गया कि इस बजट में झारखंड के डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ दिया जाएगा। अब झारखंड सरकार खुश कि अब मिलेगा 500 करोड़ तो हम यहाँ पे काम करेंगे, है ना। लेकिन वो 500 करोड़ किस किस डिपार्टमेंट में खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, वो पहले बनेगा प्राक्कलन। क्या होगा? प्राक्कलन। उसका बनेगा एक एस्टिमेट बजट कि ब्रिज के लिए इतना पैसा, जंगल झाड़ लगाने के लिए इतना पैसा, है ना, झंडा फहराने के लिए इतना पैसा, हर एक डिपार्टमेंट का पैसा इस एस्टिमेट में बनता है। अब 500 करोड़ तो बजट में घोषणा हुआ, लेकिन अगर एस्टिमेट 400 करोड़ का बनेगा तो पैसा झारखंड को कितना मिलेगा? 500 की 400? 400। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि जितना पैसा बजट में पास होता है, जरूरी नहीं कि उतना पैसा ही उस स्टेट को मिले। हाँ, अगर जितना पास हुआ और उतना का ही एस्टिमेट बन गया तो उसको विनियोग के थ्रू उतना पैसा मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं दिक्कत है। तो ये चीज समझाने का उद्देश्य यही था कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए प्रक्रिया होता है, मतलब बिना संसद का परमिशन से हम लोग पैसा संचित निधि से नहीं निकाल सकते हैं। अब संसद बोले तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है और राष्ट्रपति होता है। जब हम संसद का सदन का बात करेंगे तो कितना सदन? 2 सदन। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ रहा है ना? तो सदन होता है। अब मान लो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा हो गया, आज संसद का तो सत्र चलता है, तुम लोग को 3 सत्र पढ़ाए थे कि संसद का कितना सत्र चलता है? 3 सत्र, है ना। अब मान लो कोई प्राकृतिक आपदा हो गया, अब वहां पे संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो क्या पॉसिबल है संचित निधि से पैसा निकालना? जब संसद का बैठक हो ही नहीं रहा है तो वहां पे मोहर कौन लगाएगा? वोट कौन देगा कि बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब वहां पे प्राकृतिक आपदा हो गया, अब इंतजार करेगा कि फरवरी महीना में जाके बैठक होगा तो भाई हमको पैसा मिलेगा? इंतजार नहीं करेगा ना। इसीलिए बनाया गया 267 में आकस्मिक निधि। क्या बनाया गया? आकस्मिक निधि, ठीक है। ये आकस्मिक निधि में क्या होता है कि तुम कुछ पैसा वहां पे संचित निधि से ऑलरेडी लेके रख दो। उसमें क्या होता है, कभी भी प्राकृतिक आपदा हो गया तो राष्ट्रपति का एक नॉर्मल सिग्नेचर से वो पैसा निकलता है और जो भी प्राकृतिक आपदा होता है उसके निवारण के लिए वहां पे पैसा लगा दिया जाता है, ठीक है। और बाद में जब संसद का सत्र चलता है तो उसका हिसाब किताब एज ए बजट के थ्रू प्रस्तुत कर दिया जाता है। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालना आसान है कि नहीं है? क्या संचित निधि से पैसा निकालना आसान है? संचित निधि किसके देखरेख में रहता है? आरबीआई के देखरेख में। किसके देखरेख में? आरबीआई के देखरेख में। लेकिन अगर पूछेगा कि संचित निधि, बेसिकली सुनो, राष्ट्रीय कोष, जो संचित निधि को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय कोष। तो पूछेगा राष्ट्रीय कोष का रक्षक कौन होता है? तो संसद होता है। क्या होता है? संसद। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि बिना संसद के अनुमति से संचित निधि से पैसा नहीं निकल सकता है। संचित निधि आरबीआई के अंदर होता है,
लेकिन क्या आरबीआई संचित निधि का पैसा यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है। संचित निधि का पैसा कौन यूज करेगा? संसद करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए राष्ट्रीय कोष का रक्षक किसको बोला जाता है? संसद को बोला जाता है। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आकस्मिक निधि समझ में आया? आकस्मिक निधि में समझो कि कुछ इमरजेंसी फंड होता है, जैसे महिला लोग को देखेगी, तुम लोग के बारे में बता रहे हैं, एगो बड़का को पर्स रखती है ना, हाँ समझ जाओ संचित निधि है, उसमें तुम पैसा एकदम भर के रखेगी और उसमें भी एगो छोटा पैसा रखेगी, मतलब छोटा जैसा पर्स, एगो बड़ा पर्स, उसमें लिपस्टिक एकदम पूरा मेकअप का एकदम हथियार रख ले रहेगी, जिससे तुम लोग को मेहराने का काम होता है। समझ में आ रहा है ना? और उसी में एगो छोटा पर्स रहता है, उसमें पैसा रखा रहता है, वो समझो आकस्मिक निधि है। मतलब मार्केट गई, टोटो का भाड़ा देना है, छोटका पर्स में निकालेगी 10 टका दे देगी, का है बड़का से निकालेगी 500 गिर गया कहीं गलती से, तब समझ में आ रहा है ना? इसीलिए वो छोटा पर्स रखती है, वो हो गया आकस्मिक। मतलब कहीं पे इमरजेंसी निकालना है, कौन पर्स निकालेंगे? छोटा। और कहीं बड़ा निकालना है तब ना बड़का निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हर एक देखना, तुम लड़का लोग में भी देखो, लड़का लोग का भी पर्स रहता है, एकदम बढ़िया से 5,000 10,000 सहित के रखेगा, आ एक आगो 500 टकीबा को खरखरीबा को अंदर तहिया में घुसा के रखेगा, बोला कोई दोस्त वोस्त देखे नहीं, इमरजेंसी टाइम में निकालेंगे। होता है कि नहीं होता है? हाँ, और इमरजेंसी में लोग निकालता है कब? जब महीना का अंत होता है, तुम्हारा पैकेट खर्चा एकदम खत्म हो गया, 1 तारीख को पैसा आया, 25 तारीख तक पैकेट में पैसा खत्म हो गया, तब बोला तुम खोलेगा अंदर वाला और उसको 500 टकीवा खींचेगा और जाके तुम फिर बाकी राशन पानी का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि लाल पियर हरियर के चक्कर में, जो विद्यार्थी लोग होता है उसके लिए लाल पियर हरियर का मतलब मिर्चाई टमाटर भी होता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इन्हें हमेशा वही पे ध्यान रखना। तो 267 समझ में आया क्या है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से पैसा राष्ट्रपति का नॉर्मल सिग्नेचर से निकल जाता है, ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ा दिए थे ना? इसके बाद तुमको आर्टिकल पढ़ाए थे 275। कितना पढ़ाए थे? 275। 275 में क्या बताए थे? विशेष राज्य का प्रावधान। पता थे ना? विशेष राज्य का प्रावधान। आज के बारे में बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार का भी एकदम लंबे समय से लगभग 20 साल से विशेष राज्य का प्रावधान का मांग चलते आ रहा है ना? लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य का प्रावधान मिला है? नहीं मिला है। आज तक बिहार को विशेष राज्य का प्रावधान नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम बात करते हैं विशेष राज्य का प्रावधान होता कैसे है, किस किस कंडीशन में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो उसके लिए सिंपल चीज है। सिंपल चीज क्या है? ये पहला चीज है कि वो उस राज्य में कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा होता हो। क्या होता हो? प्राकृतिक आपदा होता हो। तो बिहार में प्राकृतिक आपदा होता है कि नहीं? हमेशा कोसी नदी के बारे में सुनता होगा, उस एरिया में पूरा बाढ़ वगैरह होता है। अरे बकलोल, यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पर है ना, एकदम जैसे दिख रहा है एकदम ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो बिहार में प्राकृतिक आपदा होता है बाढ़ के रूप में, हर साल होता है। दूसरा चीज, एक तरफ बाढ़ आता है और दूसरे तरफ क्या होता है? सुखाड़ हो जाता है। तो प्राकृतिक आपदा हो रहा है ना, अब वो रेगुलर होता है, हर साल होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि बिहार में इंडस्ट्रीज का अच्छा व्यवस्था नहीं है। क्या बिहार में बहुत बड़ा बड़ा कारखाना वगैरह है? नहीं है। तो कारखाना भी बिहार में नहीं है। तीसरा कंडीशन होता है कि किसी अन्य देश के साथ उसका इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए, तो बिहार वो भी फॉलो करता है। नेपाल के साथ बिहार का बॉर्डर भी लगता है कि नहीं लगता है? अरे लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तुम लोग से स्पेशल पूछेंगे, जवाब उधर से आना चाहिए। बार बार कहते हैं क्लास पे फोकस रहना है और यहाँ पे जवाब देना है। तो बिहार का सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ भी लगता है ना, नेपाल के साथ। तो बिहार हर एक क्राइटेरिया को लगभग फॉलो कर रहा है, लेकिन इसे समझो कि एक राजनीतिक सब्जेक्ट बन के रह गया है, राजनीतिक विषय बन के रह गया है। इसीलिए बिहार को राजनीतिक क्या बोलते हैं, विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। हाँ, मोदी जी बिहार को स्पेशल पैकेज देने का घोषणा करते हैं और बीच बीच में देते हैं, लेकिन तुमको यही चीज बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी पैकेज वगैरह मिलता है ना, उसका डिपार्टमेंट फिक्स रहता है कि किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्चा करना है। समझ में आ रहा है? अभी तुमको 500 रुपए का जरूरत है गैस भरवाने के लिए, अब तुमको बोलेगा कि नहीं तुमको बोलेरो रिजर्व करते चल जाओ घूमने के लिए, हम 500 देंगे। अरे कोई मतलब है? तुमको गैस का जरूरत है, तुमको बोलेरो में बैठा कहीं घूमने भेजेगा तो तुम जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, जिस डिपार्टमेंट में बिहार को जरूरत है उसके लिए वहां से योजना बन के आएगा, तब ना पैसा खर्चा होगा। अब नहीं पैसा खर्चा होता है, कहने का मतलब है कि अगर तुमको 500 रुपया अगर पुल बनाने के लिए मिला है तो तुम पुल में पैसा खर्चा करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में पैसा खर्चा नहीं करेगा। अगर पुल छोड़ के दूसरा में करना चाहा तो ऊपर से लोक लेखा समिति वगैरह बैठा हुआ तुमको धड़ लेगा कि नहीं पैसा मिला है किसके लिए? पुल के लिए, तो पैसा पुल में खर्चा करो। अब बिहार को मान लो पुल का जरूरत नहीं है, समझ में? क्या करेगा पुल बना के? जितना पुल बनाता है गिरिए जाता है, तो बिहार सरकार गुस्सा जाता है, तो नहीं बनाएंगे पुल। क्या करेंगे? पुल नहीं बनाएंगे। ऐसा पुल गिरवे करता है तो पुल नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? बस पैसा आया कितना? 500 रुपया आया पुल बनाने के लिए। एग्जाम्पल 500 रुपये में तो पुल नहीं बनता है, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ में पुल बनता है ना। हम तुमको समझा रहे हैं कि 500 करोड़ अगर 500 रुपया अगर पुल बनने के लिए आया तो बिहार सरकार गुस्सा किया कि पुल नहीं बनाएंगे, बार बार गिरवे करता है। सोचेगा 500 का हम इधर मिठाई बांट दें, तो क्या मिठाई बांट पाएगा? नहीं बांट पाएगा। वो 500 का अगर पुल नहीं बनाया तो दोबारा वो 500 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लौट के चला जाएगा। समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा चुनाव में प्रचार करने के, देखिए हम बिहार को इतना पैसा दिए थे, यहाँ का सरकार निकम्मी है, ये तो पैसा खर्चे नहीं करती है। अब बिहार सरकार पूछता है कि बेटा हम समझते हैं कि तुम पैसा खर्चा कहाँ करने दिया था, अगर हम वहाँ करते तो जनता लतियाता, और नहीं करते तुम लतिया रहा है। मतलब समझ रहा ना, घर का मुर्गी ना घाट का और ना घर का, यही कहानी है। होता है ना? ये समझ में आ गया था?
275। अब आता है 280। 280 में तुम लोग को पढ़ाए थे वित्त आयोग के बारे में, पढ़ाए थे ना, वित्त आयोग के बारे में तुम लोग को पढ़ा है ना। वित्त आयोग एक संवैधानिक पद है। क्या है? संवैधानिक पद। इसका जो नियुक्ति होता है ना वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। तुमसे पूछा जाएगा कि वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। तुमको भी बोलना है ना, एकदम तटस्थ नहीं रहना है ना। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं अभी 15वां वित्त आयोग है। क्या है? 15वां वित्त आयोग। ठीक है। अलग एक वित्त आयोग का जो ड्यूरेशन होता है 5 साल के लिए होता है। क्या होता है? 5 साल के लिए। योग्यता जो इसका होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वित्त आयोग का योग्यता किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। कहीं कोई दिक्कत है? इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। इसका चर्चा कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 208। ठीक है। पहला वित्त आयोग का अगर हम पूछे प्रथम वित्त आयोग कौन थे? प्रथम वित्त आयोग कौन थे? तो था केसी नियोगी। कौन था? केसी नियोगी। कहीं कोई दिक्कत है? ऐसे करके अभी 15वां वित्त आयोग है, अभी एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह। कहीं कोई दिक्कत है? इसका ड्यूरेशन 2025-26 तक जाएगा। ठीक है। 15वां वित्त आयोग का ड्यूरेशन कहां तक जाएगा? 2025-26 तक जाएगा। कोई दिक्कत है? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी 15वें वित्त आयोग कौन है? एनके सिंह। कहीं कोई दिक्कत है? आर्टिकल नंबर 280 पढ़ा दिए। इसका डिटेल तुम लोग को पिछले क्लास में भी बताए हुए थे, तो बहुत ज्यादा बकने का जरूरत है। बेसिकली इसका मेन काम क्या होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का जो होता है ना बंटवारा करना होता है। क्या होता है? टैक्स का बंटवारा। क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम इंडिया का अगर मैपिंग का बात करते हैं, अगर हम इंडिया का मैप बना के बात करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, है ना। इंडिया मान लो ये एरिया बिहार है। क्या है? बिहार है। और ये वाला एरिया तो गुजरात है, सबको पता है ना। और यहाँ पे दिल्ली है कि नहीं? दिल्ली। अब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा हुआ है। हाँ, अब भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। तो अलग अलग राज्य से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? पहले 100% टैक्स वसूली कर लेता है। जो बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है क्या करता है? 100% टैक्स को वसूलता है। उसके बाद उसका काम क्या होता है? वित्त आयोग का वो जो टैक्स वसूला ना, उसमें कर दिया है कि 42% टैक्स आपको हर एक राज्य को लौटाना होगा। क्या होना? 100% टैक्स पहले वो वसूल लिया, अब 42% टैक्स वो राज्य को लौटाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स बचेगा? 58%। हर एक राज्य का 58% टैक्स कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उसको बहुत कुछ मेंटेन करना है। रेलवे हो गया, सेना हो गया, डिफेंस के लिए सामान उमान खरीदना हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, बहुत कुछ होता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है। आइए 42% उस स्टेट को वापस लौटा देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बिहार से टैक्स के रूप में 100 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 58 रुपया रख लेगी, अब 42 रुपया किसको लौटा देगी? बिहार सरकार के लिए। आइए 42 रुपये जो लौटाती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 42 रुपया, बाकी और वो योजना के तहत बहुत सारे योजनाएं लेके आती है और अलग अलग फंड के तहत भी अलग अलग स्टेट को मदद करते रहती है। कोई दिक्कत है? 42 रुपया तो दे दिया कि चलो तुम 42 रुपया दिए हैं, तुम अपना पुल पुलिया का निर्माण करो, सरकारी मास्टर का पैसा दो जहां से 1 रुपया का फायदा भी नहीं होता है, एकदम बढ़िया से जाके उसको पेंशन सब कुछ दो, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई नहीं रहे लेकिन डॉक्टर को पेंशन दो, सब कुछ करो। समझ में आ रहा है? तो ये 42 रुपया इसके लिए दिया जाता है। कोई दिक्कत है? अब बाकी जो रोड सड़क बड़ा बड़ा पुल का निर्माण होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार यानी जिस स्टेट का भी बात करें वो दोनों मिलकर काम करती है। कहीं कोई दिक्कत है? तो बेसिकली अगर हम वित्त आयोग का बात करें तो क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का विवरण करे, ट्रांसपेरेंट रूप से काम करे, ताकि इसीलिए उसके एक संवैधानिक पद के रूप में उसको स्थापित किया गया। 280 में पढ़ा दिए थे। अब आर्टिकल आता है 292। क्या आता है? ठीक है, 292। ठीक है, देखो 292 में क्या बोला गया है? आर्टिकल आराम से देखना कि 292। ठीक है, ये जो 292 आर्टिकल है, इस 292 आर्टिकल में बताया गया है कि केंद्र सरकार विदेश से ऋण ले सकता है। क्या होता है? विदेश से ऋण। ठीक है, केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार विदेश से ऋण। ठीक है, क्या लेगा? विदेश से ऋण। ठीक है, विदेश से ऋण। कोई दिक्कत है? केंद्र सरकार विदेश से जो ऋण लेता है किसके थ्रू लेता है? 293। अब वो जो ऋण होगा ना वो किसके भरोसे लेगा? संचित निधि के भरोसे। वो ऋण किस पर पड़ेगा? भारी। किस पर आधारित होगा? संचित निधि पर आधारित होगा। मतलब उस ऋण का चुकता करने का गारंटी कौन लेता है? संचित निधि। क्यों संचित निधि पर होता है? क्योंकि संचित निधि एक संवैधानिक गठन है, संगठन है। क्या है? संवैधानिक संगठन है। समझ में आ रहा है? सरकार तो आते रहेगी जाते रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझो अभी मोदी गवर्नमेंट है कि नहीं? आइए मोदी गवर्नमेंट कब तक चलेगी? 2029 तक। 29 तक चलेगी ना। अब मान लो 2029 तक के दरमियान में मोदी गवर्नमेंट बहुत सारा केस पैसा ले ले, वर्ल्ड बैंक से ले ले, एडीबी से ले ले, मतलब नेशनल बैंक होता है ना जी, हाँ,
IMF से ले ले, जिससे मन करेगा, वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, ADB से ले सकता है, दूसरे देश से ले सकता है, अमेरिका से ले लिया, रसिया से ले लिया, जापान से ले लिया, जिससे मन करेगा कर्जा ले लेगा ना। अब बहुत सारा कर्जा ले लेगा। आप पता चला कि 30 में 29 में चुनाव हुआ, मोदी हार गया, अब पैसा वो विदेशिया को चुकता कौन करेगा? इसीलिए इसका जो आधार होता है ऋण लेने का वो संचित निधि होता है। क्या होता है? संचित निधि। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सरकार इस संचित निधि क्या है? फिक्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो जो भी ऋण होगा, जो भी कर्जा होगा, वो किस पर भारी पड़ेगा? संचित निधि पर ही आधारित रहता है, उसी के थ्रू द्वारा उसको लौटाया जाता है। कहीं कोई दिक्कत है? तो 292 में केंद्र सरकार विदेश से लोन ले सकती है, विदेशी संगठन या बाहरी संगठन से लोन ले सकती है। इसका चर्चा किसमें है? अब वो जो कर्जा होगा, जो ऋण होगा, किस पर आधारित होगा? वो संचित निधि पर ही आधारित होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? 293 आता है यहाँ पे। क्या आता है? 293 में है कि राज्य सरकार विदेश से ऋण ले सकती है। क्या कर सकती है? राज्य सरकार। देखो 92 में केंद्र सरकार है और यहाँ कौन सरकार है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। अब बताओ, राज्य सरकार जो विदेश से ऋण लेगा तो इसमें केंद्र का परमिशन इसको लेना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? केंद्र का परमिशन। ठीक है, जैसे मान लो बिहार सरकार अब बिहार में कोई चीज काम कराएगी और इसको जापान से ऋण लेना होगा। क्या होगा? जापान से ऋण लेना पड़ेगा। तो जापान से ऋण लेने के लिए सबसे पहले परमिशन किससे लेगी? केंद्र सरकार से, कि हम ये काम करने वाले हैं, इसके लिए हमको इतना रुपया का जरूरत है, क्या आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो हमारा जापान से बात हो चुका है। क्या हो चुका है? जापान से बात हो चुका है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये परमिशन देगा कि हाँ ठीक है तुम ले लो। अब वो जो कर्जा लेगा राज्य सरकार, वो भी केंद्र के संचित निधि पर ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? केंद्र के संचित निधि पर ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? मतलब उस कर्जा का भी गारंटी कौन लेता है? संचित निधि ही लेता है। समझ में आया? कहाँ का संचित निधि? इसीलिए केंद्र का संचित निधि पर उसका गारंटी पड़ता है, जिस कारण कि राज्य सरकार को विदेश से कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। कहीं कोई दिक्कत है? 293 समझ में आ गया? हाँ, 292 समझ में आ गया। अब आता है 297। क्या आता है? 297। ठीक है, 297 में किसका चर्चा है? 297 में कहा गया सिंपल कि अगर आपके घर में या आपके जमीन पर, ठीक है, कोई भी संपत्ति या मिनरल्स निकल गया, समझ में आ रहा? प्राकृतिक संपदा निकल गया, तो उस पर अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। जैसे आपका 10 बीघा जमीन है। क्या है? 10 बीघा जमीन है और उसमें पता चला कि सोना का भंडार निकल गया, अंदर में कोयला का खदान निकल गया। समझ में आ रहा है? बहुत सारा कोयला भरा पड़ा है। तुम सोचेगा कि हम करोड़पति बन गए रात रात, एकदम मुनेरी लाल का सपना देखेगा आंख मूंद के। अब पता चला कि सुबह सुबह गवर्नमेंट वहां पे जेसीबी लगा दी, जा, तो वहां क्या होगा? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। रात भर एकदम सपना देखा कि मेरा जमीन में निकल गया सोना, हम हो गए करोड़पति। पता चला सुबह आके सरकार तुम्हारे एकदम अरमान पे एकदम बुलडोजर चला दिया, योगी बाबा वाला। समझ में आ रहा है ना? सुरेंद्र अब ये टेंशन में आ गया, अरे नहीं चलेगा बुलडोजर, टेंशन मत लो। देखो ना अभी बुलडोजर कहाँ नहीं चलेगा। सरकारी संपत्ति, कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे अंदर खनिज संपदा निकल गया, प्रॉपर्टी निकल गया, जैसे तुम घर बना रहे हो, होटल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लेटरिन के लिए सोख्ता बना रहे हो, तो गड्ढा खोदोगे ना। आप गड्ढा खोदने में पता चला घैली निकल गया सोना का, तब सुरेंद्र करोड़पति। लेकिन पड़ोसिया इसका बढ़िया रहेगा तब न है। तो पड़ोसी को तो कभी, सुनो एक चीज सिखाते हैं, पड़ोसी को तो कभी बदला नहीं जा सकता है नहीं सकता ना। पड़ोसी को तुम बदल सकता है नहीं, तो उसके साथ रिलेशन अच्छा स्थापित किया जा सकता है। क्या जा सकता है ना? तो एक काम करो, पड़ोसी को मिला के रखेगा तो तेरा सोना का घैली निकलेगा, बच जाएगा। अब पड़ोसी को मिला के नहीं रखा, ढिढोरा पीट देगा, लेटरिन का टंकी खोद रहा था, मिल गया सोना का घैली, तो करोड़पति हो जाएगा। अब चल गया ये रिपोर्ट कहाँ? थाना। थाना वाला आएगा, बढ़िया सुरेंद्र बकलोल बाहर निकलो, तुम अमीर बनने का सपना देख रहा था, घैली दो, घैली ले लिया। समझ में आ रहा? घैली में जो मिट्टी भर लगा तुमको निकाल के थोप देगा और सोनमा का घैलिया 10 किलो का जोगा लेके चल जाएगा और उसका लिख देगा पंचनामा। क्या लिखेगा? पंचनामा, कि ये काम कर रहा था, इसमें ये चीज निकला, इसका गवाह, इसका दिशा चौहद्दी सब मेंशन करेगा, पंचनामा लिखेगा और घैली ले जाके सरकारी खजाना में जमा कर देगा और तुम बस देखते रह जाना कितना मुश्किल से निकला था। अगर यही पड़ोसी से अच्छा संबंध रहता तो घैलिया तुम बचा लेता, बताता कि नहीं? तो सरकारी संपत्ति मतलब समझो कि कोई भी खनिज संपदा अगर तुम्हारे जमीन में निकल गया या तुम्हारे घर में निकल गया तो उस पर पहला अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का। लेकिन अगर तुम्हारे घर में AK-47 निकल गया तब तुमको फांसी लटकाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? अगर खनिज संपदा निकला, ठीक है, खनिज संपदा निकल गया तब उसका अधिकार सरकार होगा, उसका जिम्मेवार सरकार होगा। लेकिन अगर कोई बम बारूद असला तोहफा गोला कुछ भी निकल गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब बिहार में दारू बंद है, दारू बंद है ना जी, शराब बंद है। अभी उसका भी आर्टिकल पढ़ाएंगे हम, जैसे आर्टिकल 301, 302, 303, 304 पढ़ाएंगे, तो शराबबंदी भी सिखाएंगे तुमको कि आर्टिकल 203 में उसका कैसे चर्चा किया गया। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अभी पढ़ाएंगे। तो समझो बिहार में शराब बंद है, अब तुम्हारे घर में 1 बोरा शराब निकल गया, जिम्मेदार कौन होगा? जिसके घर से शराब निकला हुआ ही। अरे मान लो एक चीज समझो,
अब तुम्हारे घर में बहुत सारा खनिज संपदा निकल गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस पर पहला अधिकार केंद्र सरकार। तो देखो सरकार कितना बढ़िया बैलेंस करके रखा है कि तुमको प्रॉपर्टी वगैरह निकलेगा बढ़िया कुछ तो हम ले लेंगे, अब आगे गलत सामान रखेगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगा। क्यों? अगर गलत सामान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं देता तो सबके घर में अपना बढ़िया बढ़िया स्टॉक करता, ले जाओ सरकार तुम ही जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बिहार में अभी शराब बंद है, खूब अपना घर में दारू स्टॉक करके रखता, बोलता पहला अधिकार केंद्र सरकार को। नीतीश कुमार बाबू जाइए पकड़िए मोदी जी को। अब नीतीश कुमार मोदी जी को पकड़ेगा? मोदी जी से गला मिलता है, अब कब मोदी जी से गला मिलते मिलते उसका गला काट देगा, कहने का मतलब पलट जाएगा, इसका गारंटी खुद कुर्सी कुमार को भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो आर्टिकल 297 में क्या है कि आपके जमीन में या आपके घर में कोई भी खनिज संपदा निकले या भी कोई भी प्रॉपर्टी निकले, उस पर पहला अधिकार किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का हो जाएगा। लेकिन अगर असला, बारूद, गोला, नशीली पदार्थ ये सब निकलेगा तब खुद जिम्मेदार तुम होगा। समझ में आ रहा? सबसे पहले फांसी पर तुमको चढ़ाया जाएगा। क्या बकलोल? एकदम ध्यान रखना इधर से। 297 समझ में आ गया? अब तुमको 300 का क पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 300 का क जैसे आया, इसका मतलब है कि इसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा होगा, है ना। जब हम तुम लोग को 19 का F वगैरह पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे ना, संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार। लेकिन मोरारजी देसाई के सरकार जब आया था, ठीक है, तो उस समय एक 44वां संविधान संशोधन किया गया। क्या संविधान? 44वां संविधान संशोधन किया गया और उस 44वां संविधान संशोधन के थ्रू संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के 300 का क में डाल दिया। इसको कहते हैं कानूनी अधिकार। क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार। समझ में आया? संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हट के कहाँ गया? कानूनी अधिकार बन गया। कहीं कोई इसमें दिक्कत हो रहा है? हाँ, ये हम लोग भाग कहाँ तक पढ़ लिए? भाग 12 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? भाग 12 कंप्लीट। अब आगे क्या पढ़ेंगे? भाग 13, ठीक है, उसमें व्यापार एवं वाणिज्य का चर्चा है। क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य का चर्चा है। उसके बाद भाग पढ़ेंगे 14, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, कोई दिक्कत है? 208 से लेके कहाँ तक जाएगा वो? 223 तक जाएगा। अब 223 के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना कि आर्टिकल कितना स्पीड से घुस रहे हैं? 300 तक पहुंचा दिए ना। अब कितना बचा है? केवल 95 है ना बचा है। चलो आज का क्लास अभी यही समाप्त करते हैं, फिर इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या? भाग नंबर 13। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।